चलिए आज शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने सेक्शन 56 पढ़ा था। असंभव कार्य करने का अगर करार किया जा रहा है, एग्रीमेंट फॉर इम्पॉसिबल एक्ट्स, तो वो क्या होगा? वायड होगा। तो देखिए हम लोगों ने ब्रीच परफॉर्मेंस बाय ब्रीच ऑफ नहीं सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच, परफॉर्मेंस, और ये तीसरा जो हमारा है इम्पॉसिबल एक्ट्स का। ये तीन हमारे डिस्चार्ज के तरीके हो गए। चौथे में हम लोग इनोवेशन, अल्टरेशन, ये सब पढ़ेंगे। एक और बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने 56 पढ़ा, 56 क्या था? इम्पॉसिबल एक्ट्स का। तो उससे जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है, मैंने कल भी इसका नाम लिया था, चर्चा की थी। वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये आप देख रहे होंगे। इसको नैराश्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। नैराश्य, निराश करने वाला। ठीक है। इसकी अब हम आज इसमें देखेंगे कि इस सिद्धांत की ओरिजिन कहां से होती है और भारतीय विधि में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको कहां तक शामिल किया गया है और क्या क्या बातें हैं। तो इंग्लिश लॉ से चूंकि हम लोग वहीं से चीजों को पाए हुए हैं, तो वहां पे 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, फॉर द फर्स्ट टाइम एक केस आता है पैराडाइम वर्सेस जेन का। 1647 का शायद केस है, तो इसलिए 17वीं सदी कहा जा रहा है। पैराडाइम वर्सेस जेन का मामला आता है। इस मामले में था क्या? प्रतिवादी जो है, इन्होंने इनकी कोई जमीन क्या की थी? लीज पर ली थी। जो जमीन थी वो लीज पर थी। इन्होंने ली, किसी उद्देश्य के लिए ली होगी। इन्होंने कुछ दिन उसका उपयोग किया होगा। उसी दौरान क्या हुआ? कुछ विदेशी शत्रु कह सकते हैं, एलियन एनिमी, तो विदेशी शत्रुओं द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया। ठीक है। वो जो लैंड लीज थी, ये विदेशी शत्रु ने कब्जा कर लिया इसको। तो जब कब्जा कर लिया तो कुछ दिनों तक वो लोग उस पर काफी जो है छोड़ के गए होंगे। ये बंदा कहता है कि ठीक है, अगर इन्होंने कुछ समय तक फॉर द टाइम पीरियड, टाइम जो भी है उसमें, जब मेरे उपयोग में ये नहीं रही, मैंने जिस उद्देश्य के लिए लिया था, मैंने जिस उद्देश्य के लिए लिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मैं समय का मैं किराया क्यों दूं? मैं किराया नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, मेरे कब्जे में आपने दिया था, निकल गई और विदेशी शत्रु ने कब्जा कर लिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे इतने समय के किराए से मुक्त किया जाए। ठीक। पैराडाइम कहते हैं नहीं। क्या होता है? इन्होंने कहा नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। और जब मुकदमेबाजी होती है तो कोर्ट क्या फैसला देता है, आपको सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा चाहे जमीन आपके कब्जे में रहे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे समुद्र खा जाए, चाहे धरती में समा जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है, if you have owed any obligation, then you have to perform that. इसके शब्द यही। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये सिद्धांत जो पहली बार इस केस में आया
वो था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। आप एक टॉर्च में भी पढ़ेंगे, शायद एब्सोल्यूट लायबिलिटी का पढ़े होंगे। आत्यंतिक दायित्व, ठीक है। फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो है ये जो आपने लायबिलिटी ओन की है, आपको इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बात समझिएगा, 3 स्टेप में मामला चलेगा। तो जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत का जो मामला है वो ये है। तो जेन ने जो लिया था जमीन, उसके कब्जे में भी नहीं थी, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसको पे करना पड़ा। कोई बात नहीं। तो ये होता है कि एब्सोल्युटली यू हैव टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड ऑन यू बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी उस एग्रीमेंट से जो भी अराइज हुआ है ऑब्लिगेशन, यू हैव टू परफॉर्म। तो ये पहला सिद्धांत दिमाग में रखिए। लेकिन ये मामला कुछ जमा नहीं, ये मामला कुछ जमा नहीं। थोड़े ही दिनों बाद एक मामला आता है, एक दूसरा मामला देखते हैं। उसमें क्या था? टेलर वर्सेस कोल्डवेल। टेलर वर्सेस कोल्डवेल। टेलर एक नहीं है, टेलर वर्सेस कोल्डवेल। कोल्डवेल का मामला आता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने, इनका एक क्या था, सिनेमा हॉल। आपको ये उदाहरण कई बार बता चुका हूं समय समय पर। इस सिनेमा हॉल में अपनी ये पिक्चर दिखाना चाहते थे, प्रीमियर होना था, या उसको लॉन्चिंग जो कह सकते हैं, शो होते हैं ना, तो इसको इनको करना था। और सिनेमा हॉल हुआ क्या कि जिस दिन दिखाना था उसके पहले ही क्या हो गया, आग लग गई। आग से नष्ट हो गया। कल भी शायद इस पर कुछ ऐसी चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। तो आग से ये सिनेमा हॉल नष्ट हो गया। अब इनका कहना था कि मुझे अपनी फिल्म दिखानी थी, मुझे उससे कुछ फायदा होने वाला था, बहुत सारी चीजें थी, और आप अब अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर प्रॉमिसेस इवन इन कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी उसमें वो लोग सहमत हुए थे। भाई इतनी आसानी से तो हल होगा नहीं, मुकदमेबाजी हुई ही है, देख ही रहे आप। तो यहां कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, पुराना वाला आत्यंतिक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का भी इसमें रेफर किया गया होगा कि अभी अभी तो हुजूर पिछले केस में ऐसा ऐसा हुआ है, तो इन्होंने अगर कुछ किया है, कोई वचन दिया है निभाने का, तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ही सीट से पहले ऐसी चीजें हो चुकी हैं। यहाँ जस्ट थोड़ा सा रेशनल थे, उन्होंने अपने बुद्धि का यूज किया। उन्होंने कहा देखो यार, ये जो मामला है ना, ये ऐसे ये जो सिद्धांत है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, वो कब लागू होगा? वो लागू होगा पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट नेचर के जो केस होंगे, सकारात्मक व आत्यंतिक, सकारात्मक व आत्यंतिक प्रकृति के जो मामले होंगे, पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट, जिसमें कि कोई इफ बट नहीं वो हो जाएगा। उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो वचन दिया गया है, अगर किसी केस में, वो ऐसा होना चाहिए सकारात्मक व आत्यंतिक प्रकृति का, पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट नेचर का अगर वो एग्रीमेंट है जिसमें कोई इफ बट नहीं है, तब तो हम केवल लागू कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है
कि ये पॉजिटिव और आत्यंतिक, सकारात्मक और आत्यंतिक एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, तो वहां इसको लागू नहीं करेंगे। इन शब्दों को आप ऐसे समझिए कि आत्यंतिक क्या हुआ, अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। अप्रतिबंधित, इसमें कोई मतलब अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, इन शब्दों को आप समझते रहिएगा तभी कुछ होगा। अगर ये जो हम एग्रीमेंट किए हैं ये इन नेचर में है, अप्रतिबंधित, कोई कंडीशन नहीं इंपोज है, वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड, प्रत्यक्ष या विवक्षित किसी तरह का हो सकता है। ये प्रतिबंध, पॉजिटिवनेस या एब्सोल्यूटनेस न होना, ये इंप्लाइड हो या एक्सप्रेस हो। अगर ऐसा होगा तभी, अगर मतलब उसमें कोई कंडीशन हुआ, एब्सोल्यूट नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ, तब ये चीज लागू नहीं होगी। अगर इस प्रकृति का है तभी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मामला लागू होगा। जैसे उन्होंने इस केस में, चूंकि इस केस को वो बता रहे थे, इस पर निर्णय दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल का अप्रतिबंधित होना या एब्सोल्यूट होना, यहां पे आपसे समझने की कोशिश करिए कि जो सिनेमा हॉल का जो इसमें शर्त थी या वचन था कि हमारे सिनेमा हॉल में आप अपना प्रीमियर करेंगे शो का, ये कब मान्य होगा, कब मान्य होगा? हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन मान्य तभी होगा जबकि ये चीज उस समय एग्जिस्ट करेगी। ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सिनेमा हॉल, अस्तित्व में अगर रहा, अस्तित्व में रहा, एग्जिस्ट किया, तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। अनकंडीशनल की बात हो रही है, एब्सोल्यूटनेस की बात हो रही है। अगर ये होगा चीजें तब तो ये लागू होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तब ये लागू नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था? इम्प्लाइड था। मैंने पहले बताया इम्प्लाइड कंडीशन था। क्या कंडीशन था? एग्जिस्टेंस ऑफ सिनेमा हॉल। अगर वो सिनेमा हॉल एग्जिस्ट किया तभी उस वचन का पालन किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आते हैं एक दूसरा, इन्होंने कहा नया सिद्धांत, इसको कह सकते हैं न्यू अप्रोच, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और नया उसमें क्या हुआ? ये हुआ फिजिकल एग्जिस्टेंस का। मतलब अगर जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं और उसमें जो विषय वस्तु है वो फिजिकली अगर एग्जिस्ट की, तब तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वहां उसको मुक्ति दी जा रही है, गोल्डन को उसके दायित्वों से फ्री किया गया इस केस में। अब देखिए होता क्या है, अब दो तरह की अगर बातें आ गई तो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई ना, जुडिशरी में ही एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप पैदा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस सिद्धांत को क्या करते हैं, इसको तो यहीं पर रोक दिया गया। मान के चलो यहीं पे ये रुक गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो मामला था। इस वाले को फिजिकल एक्जिस्टेंस को ही, फिजिकल डिसअपीयरेंस अगर हो गया किसी चीज का, तो उसी मामले को थोड़ा सा और कहेंगे रिफाइंड वे में आगे बढ़ाया गया। आगे देखते हैं। एक आता है मामला टेल वर्सेस हेनरी। ठीक है, टेल वर्सेस HENRY। देखिए, जो कोल्ड वर्सेस कोल्डवेल, टेलर वर्सेस कोल्डवेल का मामला चला, तो वहां क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो मैं पहले बता कि वो गायब हो गई, चीज नष्ट हो गई, उपस्थित नहीं रही। तो
वहां पे वो चीज लागू होती है। लेकिन अब जो हम आगे बात करने जा रहे हैं वो क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर का, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर या ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इस पे था टेलर वर्सेस कोल्डवेल का मामला। लेकिन अब जो हम आगे जा रहे हैं पढ़ने वो क्या है, लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि आपका कहा जाएगा लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रस्ट्रेशन। जो ये हमारा सिद्धांत यहां वाला याद है ना, ये यहां से इनफैक्ट आप कहेंगे कि विवाद की स्थिति के बाद से शुरू होता है कि नैराश्य का क्या नियम होगा, फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन को क्या कहा जाएगा, लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की हानि, उद्देश्य की पूर्ति न होना। अब देखिए, उद्देश्य की पूर्ति न होना, बात कहां से चली, एब्सोल्यूट लायबिलिटी से। लेकिन वो अन्यायपूर्ण हुआ, मतलब कह सकते हो ना आप भी, देखो कि भाई कुछ हमारी गलती हो ना हो, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट हमको अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। पैराडाइम वर्सेस जेन मामला आगे बढ़ता है, ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करो। अगर जिस चीज पे आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे, जिस पे आपका प्रॉमिस डिपेंड कर रहा है, वही नष्ट हो गया तो क्या होगा, ठीक है, रिलैक्स करो। अब देखिए, बात एक कदम और आगे बढ़ रही है, थोड़ा अपने एक्सट्रीम की ओर जा रही है। ये होता है कि आप केवल यहां तक मत सीमित रहो, लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी है फिजिकल एक्जिस्टेंस उसकी खत्म हो गई, वहां तक मत रहो। मान लो फिजिकल एक्जिस्टेंस बना हुआ है, बट आप दो पक्षकार जिस चीज को दिमाग में रख के उद्देश्य में, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का उद्देश्य ये है, और उसी उद्देश्य के फुलफिलमेंट के लिए आपने कोई एग्रीमेंट किया। अब वो एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है वो कतिपय कारणों से, ड्यू टू रीजंस, वो फेल कर जाए तो क्या होगा, यहां पे आता है लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रस्ट्रेशन। और फिर यही चीज आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के रूप में धीरे धीरे विभिन्न डिफरेंट केसेस में एस्टैब्लिश होती चली गई। अब यहां पे ये वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप चर्चा करेंगे। इसको बहुत महत्वपूर्ण वाद कोरोनेशन केस के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। हेनरी जो थे, जैसा आप जान रहे हैं, इंग्लिश लॉ से चीजें ली गई हैं। हेनरी ने क्या किया था, इनके ब्रिटेन में तो आज भी क्या है, राजतंत्र है ना, गणतंत्र नहीं है। वहां पे आज भी क्वीन और किंग होते हैं, प्रिंस होते हैं, ठीक। तो वहां कोरोनेशन माने राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होता है, जैसे भगवान राम का होता रहा होगा, लोग तो वही जानते हैं, ब्रिटेन गए नहीं है। तो राज्याभिषेक का जो एक होना था, तो उसमें जुलूस निकलना था, ठीक है। तो आप में से अगर कोई इलाहाबाद से होगा तो शायद उसको कुछ आइडिया हो कि जब नवंबर में दशहरा वगैरह होता है ना, दशहरा के समय में यहाँ पे हर मोहल्लों में, मोहल्ला कह सकते हैं, जैसे चौक हुआ, सिविल लाइन हुआ, कटरा हुआ, दारागंज हुआ, तेलियागंज हुआ, ये सारे जो है बड़े बड़े अपने मोहल्ले, इनमें बहुत बढ़िया रोशनी की बात की, रोशनी सजाई जाती है और जुलूस निकाले जाते हैं भगवान राम जी के, और संबंधित झांकियां होती हैं। तो कुछ लोग जो दूसरे मोहल्लों में हैं, अपने बच्चों को, अगर जैसे चौक में है, चौक में वहां की लाइटनिंग वगैरह अच्छी मानी जाती है, तो वहां अपना परिवार किसी
रिश्तेदार के यहाँ लेके चले गए, उनके घर में रुके, खाए पिए रात भर, फिर रात में वो देखे वेखे सुबह लौट आए। तो कुछ ऐसा ही मामला था, राज्याभिषेक जुलूस निकलना था, राज्याभिषेक होना था, उसमें जुलूस निकलना था। तो जुलूस क्या था, इनके घर के सामने से, जैसे होता है मैंने बताया, घर के सामने से गुजरता, क्रेल के घर के सामने से गुजरता, तो सबको उत्सुकता होती है देखने की। हेनरी ने इनका घर किराए पे ले लिया 2 दिन के लिए। डेट आप देख लीजिए एग्जैक्ट क्या है, कौन सी जून है, 24-25 कुछ ऐसे ही। तो यस 26, 27, 26, 27 जून है ना। हाँ, उसमें इन्होंने इनका घर किराए पे लिया कि हम आपके छत से ये जो जुलूस निकलेगा इसको देखने के लिए, कि भाई किराया मांगने जाओगे तो आदमी पूछेगा ना क्यों ले रहे हो हमारा घर। तो उन्होंने बताया ठीक है ये जो निकलेगा इसी को देखने के लिए, कोई बात नहीं। इन्होंने ले लिया और हेनरी ने किराए पे लिया। और दिक्कत ये हुई कि जिनका राज्याभिषेक होना था उनकी कुछ तबीयत गड़बड़ा गई, ज्यादा गड़बड़ा गई। तो अब वो रथ पे सवार होकर अपनी झांकी निकलवाते कि ट्रीटमेंट कराते, तो ये कैंसिल हो गया। राज्याभिषेक का जो जुलूस था ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। इसने कहा कि यार जब वही कैंसिल हो गया, मैं उसी लिए आपका घर लिया था, तो काहे का पैसा आपको, चलो हो गया, मेरा पैसे नहीं दोगे, चलो मुकदमेबाजी हो। अब देखिए इस डायमेंशन को, फिजिकल जो डिसअपियरेंस है, इसको यहां पे और आगे बढ़ाया गया लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, कि भाई जो उद्देश्य था अगर वही खत्म हो गया, अगर वही खत्म हो गया तो क्या होगा, इनको हम पेमेंट करने के लिए नहीं कह सकते। देखिए लॉ कैसे विकसित होती है, कानून विधि कैसे विकास करती है, ये इन सब मामलों से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तो वही जो कहा गया कि ये जो सिद्धांत है जो टेलर वर्सेस कोल्डवेल में कहा गया था कि बिकॉज ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नहीं, बट दिस प्रिंसिपल कौन सा, फ्रस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है, ये इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल इम्पॉसिबिलिटीज, इट एक्सटेंड्स टू द ऑब्जेक्ट the parties had in mind, जो उनके दिमाग में था, and has failed to materialize, जो उनके दिमाग में उद्देश्य था वो अगर फेल कर गया मैटेरियलाइज होने से, तो वहां तक ये एक्सटेंड होगा, केवल यहां तक नहीं। अब मामला आता है कि यहां तक मैं मिटा रहा हूं, बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जाके लिख देंगे पेपर, ठीक है।